सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड अगर हम इस लेक्चर्स की बात करें तो ये क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है बेटा आपका कूलम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है। चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में इस चैप्टर को समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है। एक एक चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस बशर्ते हैं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। अगर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपके डाउट्स है, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वैद्युत आवेश के बारे में, क्योंकि इसमें जो हमारा जो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये स्थिर वैद्युतिकी स्टार्ट हो रहा है। स्थिर वैद्युतिकी, या सिंपली हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि वैद्युत आवेश की ही हम स्टडी करते हैं। वैद्युत आवेश की ही हम, देखो फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक के अंदर पूरी की पूरी स्टडी किसका है, वो आवेश का ही स्टडी है। आवेश के बारे में ही हम अध्ययन करते हैं, लेकिन आवेश का अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग तरीके से हम उसका अध्ययन करते हैं। एक तो पढ़ते हैं कि जब आवेश आपका स्थिर होता है, क्या होता है भाई, आवेश आपका स्थिर होता है, तब वो किस किस गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं गतिमान आवेश के बारे में। एक समान गतिमान आवेश, गतिमान आवेश किन किन गुणों को दर्शाता है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं, गतिमान आवेश के बारे में इसमें। अच्छा, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड में, तो यहां पे आपका आता है त्वरित आवेश। त्वरित आवेश के बारे में हम स्टडी करते हैं, जिसमें आवेश को एक्सेलरेट किया जाता है, उसको वाइब्रेट किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले स्थिर आवेश, जिसमें आता है आपका स्थिर वैद्युतिकी। क्या आता है? स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली आपका स्थिर आवेश का ही अध्ययन है। आवेश अगर स्थिर अवस्था में है तो वो किन किन गुणों को दर्शाता है, किन किन प्रॉपर्टीज को वो शो करता है, तो उन्हीं का अध्ययन जो है स्थिर वैद्युतिकी के अंदर किया जाता है, जिसमें आपका चैप्टर फर्स्ट आता है कूलम का नियम आता है, कूलम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इसके अलावा आपका जो है गॉस का थ्योरम आता है, गॉस वाला चैप्टर आता है, और इसके अलावा वैद्युत विभव वाला चैप्टर आता है और संधारित्र वाला चैप्टर आता है। कुल मिला के इसके अंदर अकॉर्डिंग टू कुमार मित्तल कितने चैप्टर्स होंगे? 4 चैप्टर्स हम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर्स होते हैं। गतिमान आवेश, गतिमान आवेश में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? गतिमान आवेश में हम धारा के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा? डीसी और एसी दोनों पढ़ते हैं। पहले डीसी पढ़ेंगे और एंड में हम एसी पढ़ेंगे, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। जो गतिमान आवेश है ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसमें हम एक तो धारा पढ़ते हैं और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा आता है हमारा त्वरित आवेश। त्वरित आवेश के अंदर हम केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं, EMW, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ते हैं। त्वरित आवेश में एक छोटा सा चैप्टर है जो करीब आपका 4 नंबर का आपका इस चैप्टर में से आता है। त्वरित आवेश में केवल एक ही चैप्टर की स्टडी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन है। तो ये पूरा का पूरा आपका फर्स्ट बुक का सिनेरियो मैंने दे दिया कि फर्स्ट बुक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है ना। फर्स्ट बुक के अंदर आपको केवल आपको आवेश के बारे में ही पढ़ना है। एक बार जब आवेश आपका स्थिर होगा तब पढ़ना है, एक बार जब आपका गतिमान आवेश होगा तब पढ़ना है, एक बार जब आपका त्वरित आवेश होगा तब आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आवेश क्या है भाई। सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि आपका आवेश क्या होता है। व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लेना। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर होने जा रहा है। देखो, वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश की स्टडी करीब हम यहां से 2500 साल पहले से हम आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। 2500 साल पहले मतलब 300-400 ईसा BC, मतलब ईसा पूर्व से पहले ही हम आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं। तो क्या था कि एक थेल्स नामक उस टाइम एक दार्शनिक हुआ करते थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अंबर को किसी एक मटेरियल के साथ उन्होंने क्या करा, रगड़ा, ऊन के साथ रगड़ा। अंबर को उन्होंने ऊन के साथ रगड़ा। अंबर एक तरह का मटेरियल होता है और इसको उन्होंने ऊन के साथ जो है रगड़ा आपस में। जैसे उन्होंने अंबर को ऊन के साथ रगड़ा तो उन्होंने ये देखा कि अंबर जो है, अंबर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे कुछ गुणधर्म आ जाते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। अगर इसके पास में छोटे छोटे पेपर पीस को अगर रख दो, छोटे छोटे लाइट एलिमेंट्स को अगर यहाँ पे आप रख दो, तो अंबर उनको क्या करता है, खींचने लगता है। अंबर
खींचने लगता है। तो इसका मतलब थेल्स को ये समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो हुआ जब हमने रून और अंबर को जब हमने रगड़ा आपस में, रगड़ने से अंबर में कुछ ऐसी चीजें आ गई, कुछ ऐसी चीजें उसने धारण कर लिया जिसके कारण वो छोटे छोटे पेपर पीसेस को या छोटे छोटे आपके जो कैट फोर्स है या आपका जो वर्ड के फोर्स होते हैं, चिड़िया के जो पंख होते हैं, है ना, उनको वो क्या कर रहा है, वो आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो अंबर है ये हमारा विद्युतमय हो गया। क्या हो गया ये? उन्होंने कहा कि अंबर जो हमारा वो विद्युतमय हो गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इसमें चार्ज की प्रॉपर्टीज आ गई। बट उनको ये नहीं पता था, तब थेल्स ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि इस पे कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। उनको यह भी नहीं पता था उस टाइम कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, यह भी नहीं पता था उनको। तो उन्होंने बस इतना कह दिया कि जो अंबर को जब हम ऊन के साथ हमने रगड़ा तो इससे क्या होगा, इससे विद्युतमय हो गया। ठीक है, बहुत सालों तक ये चीजें चलती रही, अलग अलग साइंटिस्टों ने इस पे काम किया, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मटेरियल्स पे विद्युत आवेश उत्पन्न किया, चलता गया, प्रोसेस चलता गया। अब आई करीब 17 BC, मतलब BC करो 17 सेंचुरीज में हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट है और उन्होंने भी बहुत इस पे रिसर्चेस किए, बहुत सारे स्टडी किया। एक फेमस स्टडी कि जैसे हम एक कांच की रॉड को, जैसे कांच की छड़ है ना, ये कांच की छड़ है, उन्होंने इस कांच के छड़ को उन्होंने क्या करा, रेशम के कपड़ों से उन्होंने रब किया। ये आपका रेशम का कपड़ा है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने करा कांच की एक छड़ लिया और कांच के एक छड़ को लेके उन्होंने क्या करा, रेशम के साथ उन्होंने रगड़ दिया। और रेशम के साथ रगड़ने के बाद उन्होंने इस एक कांच की छड़ को एक रेशम के धागे से उन्होंने बांध के और इस तरीके से यूं उन्होंने लटका दिया। इन्होंने इस तरीके से यूं कांच की छड़ को लटका दिया। अच्छा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक और कांच की छड़ लिया, एक और कांच की छड़ लिया और इस कांच की छड़ को, सेकंड कांच की छड़ को भी उन्होंने, इसको नेम दे देता हूं फर्स्ट, इसको नेम दे देता हूं सेकंड। उन्होंने सेकंड कांच की छड़ को भी उन्होंने रेशम के कपड़े के साथ बहुत अच्छे तरीके से रगड़ा और रगड़ने के बाद इस सेकंड छड़ को इस फर्स्ट छड़ जिसको लटकाया गया था इसके पास में ले गया। उन्होंने क्या करा, इसको इसके पास में ले गए। और जैसे ही इन्होंने इसको पास में ले गया सेकंड छड़ को फर्स्ट के, तो उन्होंने देखा कि ये कांच की जो छड़, ये फर्स्ट वाला छड़ है, ये इससे दूर जा रहा था। मतलब यहां पे इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक प्रतिकर्षण हुआ। प्रतिकर्षण क्या करा, ये सेकंड वाली जो कांच की छड़ है इसने क्या करा, फर्स्ट वाली कांच की छड़ को उसने रिपल कर दिया, दूर भगा दिया। फिर उन्होंने कहा एक काम करते हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। सेम उन्होंने क्या करा, एक कैटफर लिया, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, और उन्होंने बिल्ली की खाल लिया और बिल्ली की खाल को लेके उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक प्लास्टिक की छड़ ली। किसकी छड़ ली, प्लास्टिक की। है ना, और इस प्लास्टिक के छड़ को उन्होंने बिल्ली की खाल से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रगड़ा, बहुत अच्छे तरीके से रगड़ते रहे रगड़ते रहे रगड़ते रहे। और रगड़ने के बाद उन्होंने क्या करा, इस कांच की प्लास्टिक के जो छड़ है, इस प्लास्टिक के छड़ को वो लेके आए इस कांच की छड़ के पास। उन्होंने क्या करा, इस कांच की छड़ के पास लेके आए प्लास्टिक की छड़, जो कि यहां पे उन्होंने उसको बिल्ली के खाल के साथ रगड़ा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रगड़ा। और जैसे इसने रगड़ा, यहां पे रखा इसको, इस प्लास्टिक के छड़ ने क्या करा, इस कांच की छड़ को अपनी तरफ खींच लिया। क्या करा इसने, इसको अपनी तरफ खींच लिया, आकर्षित कर लिया। यहां पे क्या हो गया, यहां पे अट्रैक्शन हो गया, आकर्षण हो गया। कौन सा बल लग गया यहां पे, आकर्षण। तो उन्होंने समझा यार ये तो कुछ अटपटा सा हो रहा है कि हम जब दो कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं और उसको एक दूसरे के पास में ले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपल कर देता है।
और सेम एज इट इज अगर एक कांच की छड़ को एक प्लास्टिक के छड़ के पास में रखते हैं, कांच की छड़ को प्लास्टिक के छड़ के पास में रखते हैं, तो इन दोनों में क्या होता है, एक आकर्षण होता है। वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका मतलब इस वाले छड़ पे और इस वाले छड़ पे दो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे। मतलब ये जो कांच की छड़ है आपका सेकंड वाला, इस पे और यहां पे जो ये प्लास्टिक की छड़ है, इस प्लास्टिक की छड़ पे दोनों पे विपरीत प्रकार के आवेश होंगे। ये विपरीत प्रकार के गुण इन्होंने धारण कर रखा है। तो वो यहीं तक नहीं रुके, बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब हमारे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग मटेरियल्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और हमेशा उन्होंने एक ही चीज ऑब्जर्व किया है कि आवेश के बीच में या तो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, या तो वो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा फिनोमेना, तीसरी कोई घटना उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। तो इसका मतलब है, तो बाद में उन्होंने ये कॉन्क्लूड निकाला, बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब हमारे, उन्होंने कहा देखो एक काम, यहां पे जितने भी मैंने एक्सपेरिमेंट किए, जितनी भी मैंने रिसर्च वर्क करे, इन सारे रिसर्च वर्क्स में मेरा एक ही कंक्लूजन निकल के आया, ये कि आवेश जो है इन नेचर, प्रकृति में दो प्रकार के होते हैं। तो फिर उनसे पूछा गया कौन सा आवेश होता है भाई, उसका नेम क्या है? तो उन्होंने कहा भैया देखो, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो सबसे पहले नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब दे के गए। उन्होंने कहा भैया देखो दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो आवेश के प्रकार में अगर हम देखेंगे, एक धनात्मक आवेश होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको कुछ और भी नाम दे सकते थे, हम एक को ब्लैक देते, दूसरे को व्हाइट दे देते, तो भी काम चल जाता। एक को हम बोल देते ठंडा, दूसरे को हम बोल देते गर्म, कुछ अपोजिट नेचर के ले लेते, चल जाता काम। बट उस केस में फिजिक्स में चार्ज की स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, उस साइन कन्वेंशन उसमें बनता नहीं। फिर ये एक को हम नॉर्थ बोल देते, एक को साउथ बोल देते, नॉर्थ साउथ देखा, दो अपोजिट पोल्स होते हैं, तो हम इस तरीके से नेम दे सकते थे। बट उस केस में क्या होता, अगर नेम हम नेगेटिव पॉजिटिव ना देके कुछ अलग नाम दे देते हैं, तो फिर उसका स्टडी करना फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा टफ पड़ जाता। तो इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन एक को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव दे गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बात कब की चल रही है? बात करीब 16-17 सेंचुरीज की चल रही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जब थे, जो रिसर्च वर्क कर रहे थे। अच्छा, अब बेंजामिन फ्रैंकलिन को भैया पकड़ लिया सबने पकड़ लिया, साइंटिस्ट जितने भी थे। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, आपने कहा कि एक धनात्मक ऋणात्मक आवेश होता है, हम आपकी बात से एग्री करते हैं, बट ये तो बताओ किस पे धनात्मक चार्ज आएगा, मतलब आवेश आएगा, और किस में ऋणात्मक आवेश आएगा। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन फिर कंफ्यूज भाई, अब मैं इनको कैसे जवाब दूं? उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना किसी लॉजिक के, उन्होंने कहा कि जब हम एक कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े के साथ क्या करेंगे, रगड़ेंगे, जब एक कांच की छड़ को किससे, रेशम के कपड़े के साथ रफ करेंगे, उसको रगड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि कांच पे जो चार आवेश आएगा वो धनात्मक आवेश होगा, और रेशम पे जो आवेश आएगा वो हमारा एक ऋणात्मक आवेश होगा। तो उन्होंने कहा कि कांच पे धनात्मक आवेश, रेशम पे कैसा, एक ऋणात्मक आवेश आएगा। बट इसके पीछे कोई लॉजिक, कोई कारण नहीं था। हाँ, बस इतना वो जरूर कह के गए थे, उन्होंने कन्वेंशन आपको दे दिया था कि देखो आपका गिलास पॉजिटिव, रेशम नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर इस पॉजिटिव आवेश के पास में अगर एक प्लास्टिक की छड़ ला रहे हो, अगर इनके बीच में आकर्षण हो रहा है, तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। अगर इस पे नेगेटिव है, प्लास्टिक की छड़ पे नेगेटिव आवेश है, तो इसका मतलब बिल्ली की जो खाल है, बिल्ली की खाल पे कैसा आवेश आएगा, इस पे एक धनात्मक आवेश आएगा। इसमें किस तरीके का आवेश आएगा, एक धनात्मक आवेश इस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने साइन कन्वेंशंस के आधार पर हमने अलग अलग वस्तुओं पे आवेश निकाल दी, किस पे धनात्मक आवेश होगा, किस पे ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो समझ में आ रहा था। बट ये थोड़ा सा ना, अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब अगर यहाँ पे थोड़ा सा वो चेंज करके जाते हैं ना, मजा आ जाता फिजिक्स में। क्या चेंज करके जाते हैं? वो ये चेंज करके जाते हैं, वो कहते हैं कि कांच की छड़ पे ऋणात्मक आवेश और आपका जो रेशम का कपड़ा है उस पर धनात्मक आवेश आएगा। तो ये अगर बोल के जाते हैं ना, तो आज पूरी की पूरी फिजिक्स में जो एक कन्वेंशन, एक जो डायरेक्शन का एक कंफ्यूजन रहता है ना, वो डायरेक्शन का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आगे पता चलेगा आपको डायरेक्शन का कंफ्यूजन क्या है, कि इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो धारा उसके विपरीत दिशा में जाएगा,
तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि मोशन पूरे कंडक्टर्स के अंदर, पूरे मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का ही होता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। अगर आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब अगर ये कह के जाते हैं कि कांच पे हमारा ऋणात्मक आवेश और रेशम पे धनात्मक आवेश, तो आज इलेक्ट्रॉन आपका धनात्मक होता, प्रोटॉन आपका ऋणात्मक होता। बट इसी कन्वेंशन के आधार पर ये जो आपका ये कन्वेंशन है, इसी कन्वेंशन के आधार पर आज इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव है और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव। तो एक्चुअल में ऐसा जरूरी नहीं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश हो, बट वो एक कन्वेंशन है। ये जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन हमारा धनात्मक है, बट वो एक कन्वेंशन है। जरूरी नहीं है कि उसमें धनात्मक आवेश ही है, वो एक कन्वेंशन। एक कन्वेंशन कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से स्टार्ट हुआ। ये बेसिक टर्म्स था, यहीं से जो है स्टार्ट हो गया। 20 सेंचुरीज तक पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म हमारा बनके तैयार हो गए थे। इसके अंदर जितने भी लॉस थे, जितने भी रूल्स थे, जितने भी थ्योरम्स थे, वो सब बन चुके थे। बट पता अभी तक नहीं चला था कि चार्ज जनरेट क्यों होता है। जब किसी वस्तु का आपस में रगड़ते हैं तो उस रगड़ने से वो आवेश क्यों उत्पन्न होता है, ये पता नहीं था। ये तो बाद में पता चला, बट उससे पहले कूलम्स का नियम बना, आपका एम्पियर्स लॉ पढ़ा, गॉसेस थ्योरम बने, और न जाने कौन कौन से थ्योरम्स बन गए, सारे थ्योरम्स बन गए। बट बट फिर भी सारे साइंटिस्ट को, जितने भी साइंटिस्ट उन्होंने वर्क किया था इस पे, उनको ये पता नहीं चला कि आवेश एक्चुअल में किसी बॉडी पे उत्पन्न क्यों होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आवेश के बारे में कि आवेश क्या है, इसको नोट कर लेना। जो जो पॉइंट आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब हमारे ये कह के जाते हैं कि गिलास पे ऋणात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉन हमारा पॉजिटिव होता, और जो अगर कह के जाते वो मतलब वो यही कह के गए कि गिलास पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड आपका प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव हुआ। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि बहुत सालों तक तो ये पता नहीं चला, कितने सालों तक, करीब 2000 सालों तक, मतलब आप थोड़ा सा आंकड़ा देखो तो 2000 सालों तक लोगों को यही नहीं पता था कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, आवेश है, वो क्यों उत्पन्न होता है। तो उस टाइम ना एक थ्योरी बनाई गई थी, उन्होंने इस चीज को, चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी था, फ्लूइड थ्योरी। उस टाइम एक फेमस थ्योरी हुआ करता था चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए, बाद में जो कि कोलैप्स हो गया था। उन्होंने ये कहा था कि जैसे कांच को किसके साथ, रेशम के साथ हम जब रगड़ते हैं, रेशम के साथ जब हम क्या करते हैं, इसको रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होता है कि इसमें ना कुछ फ्लूइड होता है, कुछ फ्लूइड टाइप का। उन्होंने कहा कि कुछ तरल पदार्थ होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, दिखते नहीं है हमें, बट जब हम रगड़ते हैं ना, तो रगड़ने से क्या होता है कि उस फ्लूइड जो है वो क्या होता है, वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाता है। तो जिस वस्तु में उस फ्लूइड की मात्रा ज्यादा होती है वो धनात्मक होता है, और जिस वस्तु में उस फ्लूइड की मात्रा कम होती है तो वो ऋणात्मक आवेश होता है। ये एक फ्लूइड थ्योरी उस टाइम में चला था। तो उन्होंने कहा कांच को जब हम रेशम के साथ रगड़ेंगे, ठीक है, तो जब कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाएगा तो रेशम जो है अपने में से कुछ फ्लूइड जो है वो किसको डोनेट करेगा, वो कांच को डोनेट कर देगा। इससे क्या होगा, कांच में उस फ्लूइड की जो मात्रा है वो फ्लूइड जो है ज्यादा हो जाएगा और रेशम में उस फ्लूइड की मात्रा कम हो जाएगा, जिसके कारण जो आपका कांच है वो धनात्मक आवेश आ जाएगा इस पे, और रेशम पे एक ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। एक हाइपोथेटिकल इस तरीके से एक थ्योरी उस टाइम में बनाया गया था चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए। बट 2000 साल बाद जब हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी, जब हमने ये दिखा दिया था कि पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पदार्थ के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और पदार्थ के अंदर आपका न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उसके बाद जाके ये जो थ्योरी हमारा था फ्लूइड थ्योरी, ये थ्योरी पूरी तरीके से आपका कोलैप्स कर गया। पूरे बेसिक से बता रहा हूँ, हिस्ट्री से बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा टाइम दो। आते हैं टॉपिक्स पे। आप लोग ये मत समझो कि सर बकवास चीजें पढ़ा रहे हैं, बट थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री में ले जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि चीजें किस तरीके से चलता हुआ आया है। अब आते हैं कि हम बात करते हैं वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या है, तो वैद्युत आवेश सिंपली इसकी, क्योंकि हमें 2000 क्या 2500 साल हो गए चार्ज को स्टडी करते हैं, अभी तक हमें नहीं पता चला कि आवेश क्या है। तो बट फिर भी हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर भी हम इसको परिभाषित करते हैं। किस तरीके से परिभाषित करते हैं, तो इसकी परिभाषा है सिंपल कि वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ
का एक मूलभूत गुण है, मूलभूत गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पर एक वैद्युत बल आरोपित करता है, वस्तु पर एक वैद्युत बल आरोपित करता है ना। तो वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का एक मूलभूत गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पर एक वैद्युत बल क्या करता है, आरोपित करता है ना। जब दो आवेशित वस्तु को एक दूसरे के पास में रखा जाता है तो वो क्या करता है, उस पर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आरोपित करता है। वो तभी कर पाता जब उस पदार्थ के अंदर वैद्युत आवेश आ जाता है। जब उसके अंदर वैद्युत आवेश आ जाएगा तो वो आवेशित वस्तु को या तो वो आकर्षित करेगा या उसको वो प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, फंडामेंटल डेफिनेशन है किसका, वैद्युत आवेश का। आप इसको लिख सकते हैं वैद्युत आवेश की डेफिनेशंस को। ठीक है, देखो नेक्स्ट आते हैं। अब देखो आवेश के प्रकार, तो आपको पता है आवेश, अभी मैंने आपको बताया था आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। ठीक है ना। तो सजातीय आवेश जो होते हैं, जो धन आवेश है, देखो जो धनात्मक आवेश है और धनात्मक आवेश है, इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऋण आवेश, ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। लेकिन जब एक धनावेश और एक ऋणावेश को एक दूसरे के पास में लेके आते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश को क्या करते हैं, पास में लेके आते हैं, तो आपने ये ऑब्जर्व करा कि इन दोनों के बीच में क्या होता है भाई, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो विपरीत प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है, समान प्रकार के आवेश में आपका प्रतिकर्षण होता है। तो वही लिखा है कि दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, थॉट एक्सपेरिमेंट, उससे भी हमने ये सारी चीजें ऑब्जर्व किया था। अच्छा, अब आते हैं धनात्मक और ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना। अब यहां पे 20th सेंचुरीज में जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई, तो उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया कि किसी वस्तु पे धनात्मक आवेश क्यों होता है, कोई वस्तु ऋणात्मक किसी वस्तु पे ऋणावेश क्यों आता है, हमने स्टडी किया और उसके बाद उसको आंसर किया। हमने ये कहा कि देखो कोई भी पदार्थ है, चाहे वो आपका कांच है या आपका रेशम है, अलग अलग पदार्थ ही तो है, एक कांच और एक रेशम। तो अगर ये अलग अलग पदार्थ है बट इनकी संरचनाएं एक जैसी होती है, इनकी संरचनाएं एक जैसा, मतलब ये सभी, चाहे आपका कांच है या रेशम है, ये आपका परमाणु से मिलकर बना है। छोटे छोटे परमाणु होते हैं, उन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अगर हम परमाणु की बात करते हैं बेटा, क्या करते हैं, परमाणु की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा एटॉमिक मॉडल पे चलते हैं। देखो परमाणु में क्या होता है, आपका बीच में एक धनावेशित नाभिक होता है जिसपे परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है और संपूर्ण धनावेश निहित होता है, तो इसको हम नाभिक बोलते हैं। तो ये हमारा एक नाभिक होता है जिसमें धनावेश होता है और इसके चारों ओर विभिन्न विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते हैं। विभिन्न विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, घूमते हैं। जैसे इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए, इस कक्षा में मान लो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 5 6 7 8। इस कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो 8 इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और इसके अलावा मान लो इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये परमाणु है। तो आपको पता है परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना है। मूलभूत कण हम इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं, बाकी जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन है उसको भी हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। क्वार्क पार्टिकल में वो ब्रेक होता है, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। बट परमाणु की अगर बात करेंगे तो परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे एक ऋणावेश है -e, तो ये होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम आवेश का मात्रक है, कूलम जो है हमारा आवेश का मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन पे -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम चार्ज होता है।
अच्छा, एक प्रोटॉन पे जो हमारा प्रोटॉन होता है बेटा, इस प्रोटॉन पे प्लस ई आवेश होता है और प्लस ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इस पे आवेश होता है। किस पे? प्रोटॉन पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, प्रोटॉन पे धनावेश, बट दोनों में आवेश की जो मात्रा होती है बेटा वो सेम होता है। जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पे भी होता है। दोनों पे आवेश की मात्रा इक्वल होती है और दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं, एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव होता है। और जो हमारा न्यूट्रॉन है, क्या न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0 होता है, न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन जो है आपका न्यूट्रल होता है, उस पे चार्ज जो है आपका 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। अच्छा, अब परमाणु में अगर आपने देखा तो परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। हमने देखा बोहर मॉडल में, आपने पढ़ा है बोहर मॉडल क्लास 11 में, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। तो इसका मतलब जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा। तो परमाणु जो है वो क्या होता है? हमारा उदासीन होता है। कैसा होता है ये हमारा उदासीन होता है। इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता है, उदासीन है, 0 आवेश है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम इस परमाणु को बाहर से थोड़ी सी ऊष्मा हम दे देते हैं, बाहर से इस परमाणु को थोड़ी सी ऊष्मा दे देते हैं और ऊष्मा की मात्रा अगर काफी ज्यादा है तो इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो कक्षा है इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को क्या करता है? वो अवशोषित करता है और अवशोषित करके वो अपने परमाणु को छोड़ के बाहर आ जाता है। क्या करता है? वो अपने परमाणु को छोड़ के कहां जाता है? बाहर आ जाता है, परमाणु से बाहर आ जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर आता है तो उस अवस्था में परमाणु पे जो परमाणु है, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम। तो यहां पे Np नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा परमाणु है उस परमाणु में एक धनावेश आ गया। क्या गया? धनावेश आ गया। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी अदर परमाणु में जाके एंटर कर जाता है, किसी दूसरे एटम के अंदर जाके वो एंटर कर जाता है, तो उस एटम के अंदर जिस एटम के अंदर जाएगा वो उस एटम के अंदर क्या हो जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, उसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी प्रोटॉनों के कंपैरिजन में। तो एज यू नो, अगर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है बेटा, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब इस परमाणु में किसके बराबर आवेश आएगा? एक प्रोटॉन के बराबर धनावेश आ जाएगा। मतलब परमाणु हमारा धनावेशित हो जाएगा। और जिस परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है उस परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो उस परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेश आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल से ये हुआ कि अगर कोई भी पदार्थ क्या धनावेशित हो रहा है उसका मतलब क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए अपने में से। और जिस पदार्थ पे ऋणावेश आ रहा है उसका मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसने बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके उसने अपने अंदर रख लिया। जब इलेक्ट्रॉन्स उसने लिए हैं, एक्सेप्ट करे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसका मतलब उसमें एक ऋणावेश आएगा। तो धनावेश क्या शो करता है? धनावेश आपको शो करता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणावेश आपका क्या शो करता है? ऋणावेश आपका शो करता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। आ रही बात समझे? अब देखो, जब हम इस गिलास को जब इस रेशम के साथ क्या करते हैं, ये हमारा रेशम है, रेशम के साथ हम इसको रगड़ते हैं बेटा, तो होता क्या है? तो इस केस में क्या होता है कि जो कांच है ना, इसकी कांच की टेंडेंसी होती है, ये कांच की छड़ है, तो इसकी टेंडेंसी ये होती है, कांच अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉन ना रेशम को डोनेट कर देता है, अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉन वो रेशम को दे देता है। ये डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पे, वो वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें इतना डिटेल में पढ़ाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, बट थोड़ा सा बता देता हूं। बट ये जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है ना, ये निर्भर करता है वर्क फंक्शन, मतलब कार्यफलन पे निर्भर करता है, कार्यफलन पे, ठीक ना। जिसका कार्यफलन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसका कार्यफलन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पे रेशम और कांच के कंपैरिजन में रेशम का वर्क फंक्शन जो है कांच के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो इसलिए रेशम कांच में से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है।
देखो होगा क्या, सिंपल कि जब हम कांच और रेशम को रगड़ेंगे ना, एक हीट प्रोड्यूस होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। वही ऊष्मा जो है, ये बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है, और अवशोषित करके गिलास से निकल के कहां चला जाता है, वो रेशम में चला जाता है। तो जो हमारा कांच है, कांच में इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कांच पे कैसा आवेश, कांच पे धनावेश, कांच हमारे क्या जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अच्छा रेशम, क्योंकि रेशम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो रेशम पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो रेशम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, रेशम पे एक ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, एक ऋणात्मक आवेश रेशम पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कांच धनात्मक और रेशम ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको अगर एक लाइन में अगर समराइज करें बेटा, इसको अगर हम एक लाइन में समराइज करें तो ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो ऋणावेश आएगा, और धनात्मक आवेश का मतलब क्या हो गया, धनात्मक आवेश का मतलब क्या हो गया, धनात्मक आवेश का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो धनात्मक आवेश आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो आपका ऋणात्मक आवेश आएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, यहां तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब एक कभी ना कभी कॉन्सेप्चुअल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ जब कोई वस्तु, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो क्या उसके द्रव्यमान में भी कोई अंतर आता है, क्या उसके द्रव्यमान कम या ज्यादा होते हैं, या द्रव्यमान में क्या अंतर पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक वस्तु है ए, आपके पास एक वस्तु है बी, है ना। आपने इन दोनों वस्तु को आपस में रगड़ा, रगड़ने के बाद हमने क्या करा कि ए में से मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, बी में, तो ए पे कैसा चार्ज आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा, बी पे कैसा आवेश आ जाएगा, आपका एक ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। हमने कहा कि ए और बी को हमने रगड़ा, ए में से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, बी में, तो ए पे धनात्मक आवेश और बी में ऋणात्मक आवेश आ गया। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं सिंपल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसने कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना किसको, बी को। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास होता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, इतना तो मास होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाएगा तो अपने साथ वो इतना द्रव्यमान ले जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा ए से बी में तो दुगुना मास वो ले जाएंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3 इलेक्ट्रॉन अपना मास, अपने द्रव्यमान के बराबर मास ए से किस में लेके जाएगा, बी में। तो इससे क्या होगा कि जो धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक आवेश वाले वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, इसका द्रव्यमान इसका कम होगा, ठीक है। और जो ऋणात्मक आवेश वाला है इसका द्रव्यमान क्या होगा बेटा, इसका द्रव्यमान अधिक होगा। क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान अधिक हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सिंपल। ठीक, तो जब हम धनात्मक आवेश की बात करते हैं तो धनात्मक, जब उसको धनावेश दिया जाता है, धनावेश देने का मतलब उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। जब उसको ऋणावेश देते हैं तो ऋणावेश देने से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका यहां पे भी बन जाता है, बट द्रव्यमान में अंतर इतना ज्यादा कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। चलो बहुत बढ़िया, आओ जाओ। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत मैंने आपको बता दिया है कि किसी वस्तु पे धनावेशित हो जाना उसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, ना। किसी वस्तु का ऋणावेशित हो जाना उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ये चीज हमने आपको बताया है, इसको नोट कर लेना आप। अच्छा, आ जाओ, देखो अब आता है आवेश के कुछ गुणधर्म। आवेश, नेक्स्ट टॉपिक आप डालेंगे आवेश का गुणधर्म। आवेश का गुणधर्म, तो आवेश के क्या क्या गुणधर्म है, कौन कौन से गुणधर्म ये दिखाता है। तो पहले तो गुणधर्म ये दिखाता है सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है ना। समान आवेश में आकर्षण तथा समान आवेश में आकर्षण नहीं, समान आवेश में प्रतिकर्षण। ये कहां से आ गया, तो समान आवेश में
प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश में, विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है, पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म यह है आवेश का कि आवेश को हम जो बीजगणितीय नियम है, बीजगणितीय नियम की सहायता से हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो देखो यहां पे चूंकि लिखेंगे, चूंकि आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। चूंकि आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए इसको बीजगणितीय नियमों के द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। है ना। तो जब हम आवेश को जोड़ेंगे, जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कौन सा नियम यूज करेंगे, यहाँ पे बीजगणितीय नियम। सिंपली 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 में से 2 घटाओगे 0 हो जाएगा, 2 + 3 5 होता है। ये बीजगणितीय नियम होते हैं। तो बीजगणितीय नियमों की सहायता से आप क्या कर सकते हो, आवेश को जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट गुणधर्म, इसको हम आवेश का योज्यता बोलते हैं। आवेश का योज्यता, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पे आता है बेटा आपका, यहाँ पे आपका आता है वैद्युत आवेश का संरक्षण। नेक्स्ट थर्ड गुणधर्म वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फंडामेंटल लॉ है इस नेचर का। जो हमारी ये प्रकृति है, इस प्रकृति के अंदर कुछ फंडामेंटल लॉज है, तो उसमें से एक लॉ आपका ये है, फंडामेंटल लॉ है। तो इस फंडामेंटल लॉ के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा, इसने ये कहा सिंपल कि अगर इस इनवर्स की अगर बात करें, अगर पूरे वर्ल्ड की अगर बात करेंगे, पूरे इनवर्स की अगर बात करेंगे, तो ये लॉ कहता है कि पूरे इनवर्स का जो चार्ज है, जो आवेश है, वो संरक्षित है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम किसी सिस्टम की बात करेंगे, केवल एक सिस्टम में, तो ये लॉ कहता है कि पूरे एक सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो चार्ज होता है, आवेश जो होता है, वो आपका कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम मैंने बोला है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिसका प्रकृति के साथ कोई संबंध ना हो। तो ऐसे सिस्टम का टोटल जो आवेश होता है वो आपको क्या रहता है, वो कंजर्व रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है। तो देखो, अगर हम एक चार्ज, एक सिस्टम की बात करते हैं, जैसे हमारे कांच की छड़ है, ये हमारा कांच है, अगर यहां पे हम रेशम के साथ इसको रगड़ते हैं, तो आपको पता है कि कांच में से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा भाई, रेशम में चला जाएगा। तो आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, आवेश ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का मतलब क्या है कि आवेश स्थानांतरित हो रहा है। तो यहां पे आवेश का स्थानांतरण हो सकता है, बट यहां पे अगर इस पूरे सिस्टम के पास मान लो 0 चार्ज है, Q 0 है, तो इस सिस्टम के पास टोटल चार्ज 0 ही रहेगा, रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद। जब आप इसको रगड़ते हैं तो इसमें मान लो अगर 10 कूलम चार्ज प्लस का आता है, इस पे 10 कूलम चार्ज माइनस का आता है, तो टोटल चार्ज आपका कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड कर दोगे तो 0 कूलम आपका आवेश यहां पे भी रहेगा। तो रगड़ने से पहले दोनों उदासीन थे, तो चार्ज 0, रगड़ने के बाद हमने ये सिस्टम को ऑब्जर्व किया, तो इस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना, 0। तो इसका मतलब चार्ज ना तो उत्पन्न हुआ और ना ही क्या हुआ, नष्ट हुआ है। अगर उत्पन्न या नष्ट होता है तो यहाँ पे 0 की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू आता है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका स्टेटमेंट है कि वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। यह वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। इसमें बहुत सारे और एग्जांपल्स भी दे सकता हूं मैं, जैसे क्या था, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन होता है, युग्म विनाश और युग्म उत्पादन होता है, ठीक ना, वो भी चार्ज कंजर्वेशन पे ही बेस्ड होता है। उसके बारे में अभी इसमें डिस्कस नहीं करते, बाद में कभी हम न्यूक्लियर फिजिक्स में हम उसको डिस्कस करेंगे।
ठीक है, चलो ओके, आ जाओ। नेक्स्ट आता है मूल आवेश या आवेश की क्वांटम प्रकृति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मूल आवेश और आवेश की क्वांटम प्रकृति। देखो आवेश का क्वांटम प्रकृति क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप मुझे आंसर करना कमेंट में, ठीक है ना, मेरे साथ साथ। देखो मान लो हमारे पास एक ए ऑब्जेक्ट है, हमारे पास मान लेते हैं एक हमारे पास एक ए ऑब्जेक्ट है और एक हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास एक बी ऑब्जेक्ट है। हमने दोनों को आपस में बहुत अच्छे तरीके से रगड़ने का ही काम करते हैं, दोनों को आपस में बहुत अच्छे तरीके से हमने रगड़ा। अच्छा, रगड़ने से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर होगा। मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन ए से बी में क्या रहे, ट्रांसफर हो जा रहे हैं। अब क्वेश्चन यह है कि अगर ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो क्या 1/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं क्या हम ए से बी में? क्वेश्चन इज दैट कि अगर ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या हम 1/2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं ए से बी में? आंसर होगा नहीं, क्योंकि 1/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को 2 पार्ट में हमें ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ते हैं, तोड़ के फिर हम भेज सकते हैं उसको किसमें, एक आधा इसमें रख देंगे, आधा इसको दे देंगे। तो ये शेप थोड़ी है जो बीच में से काट दिया और आधा मैंने कहा कि ये आप रख लो और आधा किसी और को दे दिया। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि ए से बी में अगर 0.1 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर करना है तो क्या 0.1 इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि ए से बी में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 0.1 भी नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया एक काम करो, ए से 0.7 इलेक्ट्रॉन लो और लेके उसको बी को ट्रांसफर कर दो, आपको सर ये कैसा क्वेश्चन हो गया और ये कैसे पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन को जब हम 10 भागों में तोड़ेंगे और इसमें 7वां भाग जो है वो हमें ए से बी में ट्रांसफर कर देना होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम या पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको अभी तक ब्रेक नहीं किया जा सका है और ना ही इन फ्यूचर शायद ही उसको ब्रेक किया जा सकेगा। तो इसके मतलब इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते तो 1/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, 3/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, आपका 5/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, आपका 7/10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, आपका 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, आपका 0.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो डेसिमल में और फ्रैक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। अच्छा, आप पूछोगे सर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? हाँ, मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा। 3 कर दो, हो जाएगा। 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो या 18 कर दो, 10 कर दो, 100 कर दो, 1000 कर दो। मैंने कहा अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा। किसके फॉर्म में? पूर्णांकों के रूप में। किसके रूप में? पूर्णांकों के रूप में। अगर आप पूर्णांकों के रूप में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करोगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। बट अगर आप उसको भिन्नों के रूप में या दशमलव के रूप में अगर स्थानांतरित करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए यहां पे जो किसी पदार्थ में जो आवेश की जो मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उस आवेश का पूर्ण गुणज के बराबर होता है। कि मान लो ए ऑब्जेक्ट में हमने ए ऑब्जेक्ट और ये बी ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें से इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें जो पॉजिटिव आवेश होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि ए ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा बी को। अगर ए ने बी को n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा जहां पे n एक पूर्णांक है तो उस केस में इस वस्तु पे कितना आवेश होगा? आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे e आवेश होता है और n इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा? Ne आवेश हो जाएगा इस पे प्लस का, और इस पे कितना आवेश आ जाएगा? इस पे प्लस माइनस का Ne आवेश आ जाएगा। क्या जाएगा? माइनस का Ne आवेश बी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कि अगर ए ने बी को n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा तो ए पे कितना आवेश आ जाएगा? प्लस का Ne, और बी पे कितना आ जाएगा? माइनस का Ne आवेश इन दोनों में आ जाएगा। तो यहां पे हम बोलते हैं कि ये जो E है ये E इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है और इसको हम मूल आवेश बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? मूल आवेश बोला जाता है। तो मूल आवेश जो है आपका E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा फंडामेंटल चार्ज होता है, मूल आवेश होता है, इसको मूल आवेश बोलते हैं। तो मूल आवेश E इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
तो किसी भी वस्तु पे जो आवेश की जो मात्रा है वो आवेश की मात्रा इस मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यहां पे पूर्ण गुणज क्या है? n। तो यहां पे हमने वही लिखा है, देखो मूल आवेश की जो क्वांटम नेचर है इसको हमने जो डिफाइन किया है, इसके डेफिनेशंस देखो। कह रहे किसी वस्तु वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसको हम वैसे विभाजित नहीं कर सकते, आप अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटम या परमाणुकता कहते हैं, और आवेश की छोटी से छोटी इकाई ई है, अतः आवेश ई को क्या कहते हैं? आवेश का मूल ई को मूल आवेश कहते हैं। देखो इसका दूसरा डेफिनेशन देखो, दूसरा डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, लिखा है क्या नेक्स्ट डेफिनेशन? देख लेता हूं एक बार, नहीं लिखा है। देखो यहां पे मैं नेक्स्ट डेफिनेशन यहीं पे लिख देता हूं, और करके दूसरा डेफिनेशन लिख देता हूं। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा सदैव मूल आवेश ई के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पूर्ण गुणज n के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा सदैव मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, इसी को हम बोलते हैं क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, आवेश की क्वांटम प्रकृति। तो देखो इस प्रॉपर्टीज के आधार पर किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा Q इज इक्वल टू ये जो प्लस माइनस एन ई, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, है ना, प्लस माइनस एन ई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं n की, तो n यहाँ पे हमारा एक पूर्णांक है और इसके वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी आपका हो सकता है, लेकिन किसके फॉर्म में होगा, किसके रूप में होगा? ये पूर्णांकों के रूप में होगा, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर किसी वस्तु पे 1 कूलम का आवेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी या कितने इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी वो देख लेते हैं। तो 1 कूलम आवेश को उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी वस्तु में से निकालने पड़ेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी वस्तु को देने पड़ेंगे? अगर एक धनात्मक आवेश, अगर आप 1 कूलम जनरेट कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप 1 कूलम ऋणात्मक आवेश दे रहे हो किसी वस्तु को तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा आपको। तो देखो अगर आवेश की बात करते हैं हम, यहाँ पे आपका आवेश Q इज इक्वल टू 1 कूलम और E बराबर आपका होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, -19 कूलम। ओके ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे Q इज इक्वल टू एन से आवेश के क्वांटम नेचर से Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन या n ले लो आप, तो n इज इक्वल टू Q बाय E। तो Q 1 डिवाइड बाई E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 को ले जाना ऊपर तो 1 इंटू 10 टू द पावर 19 डिवाइड बाय देखो 1 और ये 1.6 है, पॉइंट हटा दो यहाँ पे 0 आ जाएगा, पॉइंट हटा दो 0 आ जाएगा। 10/16 10 से 2 से डिवाइड करो 5 और ये आपका 8 से 5 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, तो आपका आएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो n यहाँ पे निकल के आएगा बेटा, आपका n यहाँ से निकल के आ जाएगा n, देखो n इज इक्वल टू आपका जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी वस्तु को अगर 1 कूलम आवेश देना है तो उस केस में उस वस्तु में से 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे आपको, अगर धनावेश दे रहे हो। अगर 1 कूलम ऋणावेश दोगे तो इतने इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा उस वस्तु, सॉरी ऋणात्मक आवेश दे रहे हो तो इतना इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है? तो वो होता है 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, बहुत ही फंडामेंटल लॉ है कूलम का नियम। क्या भाई? कूलम का नियम। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो कूलम का नियम,
सिंपल सा लॉ है। कूलम ने क्या करा, अब देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब आए, उन्होंने बता गए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। वो ये भी बता गए कि आवेश आपका जो है आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है एक दूसरे को। जब एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है तो बात आई कि दो आवेश को अगर एक दूसरे के नजदीक रख देंगे तो वो एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे, उस बल का अमाउंट कितना होगा। वो 10 न्यूटन के बल से आकर्षित करेंगे, वो 100 न्यूटन के बल से आकर्षित करेंगे, कितना न्यूटन बल उनके बीच में लगेगा और उस बल की दिशा क्या होगी। तो इसके लिए जो है कूलम आए और कूलम ने जो है इस पे वर्क करना स्टार्ट किया, स्टडी करना स्टार्ट किया और उन्होंने एक बैलेंस बनाया, एक तराजू बनाया था, टॉर्शन बैलेंस जिसका नाम है। और उस टॉर्शन बैलेंस की हेल्प से उन्होंने क्या करा, अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कैलकुलेट किया। ऑब्जेक्ट मतलब जो आवेशित वस्तु है उनके बीच में उन्होंने क्या मेजर किया, फोर्स मेजर करा। अलग अलग उनकी डिस्टेंस को कम करके, उसके डिस्टेंस को ज्यादा करके, उसके आवेश जो है आवेश की मात्रा को बढ़ा के घटा के, अब बहुत सालों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक लॉ इन्वेंट किया। क्योंकि ये कूलम जो है न्यूटन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो इसलिए कूलम्स का जो नियम है ये करीब करीब आप देखोगे जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम, उसी के समकक्ष जो है ये है। वहां पे आपका गुरुत्वाकर्षण नियम के हिसाब से जो बल है दो वस्तुओं के बीच में वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम यहां पे कूलम का नियम भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर दो वस्तु है और उन दोनों वस्तु पे एक पे Q1 आवेश है, एक पे Q2 आवेश है और उन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो बल का जो मात्रा है वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों लॉ जो है सेम है बट टर्म्स यहां पे डिफरेंट है। तो अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं यहां पे दो आवेश है, एक Q1 आवेश है, एक यहां पे आपका Q2 आवेश है और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो मान लेते कितना है, r है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल कूलम के नियम के अनुसार, तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्रा की जगह आप क्या लिख सकते हो, परिमाण लिख सकते हो, ठीक ना। परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और बल की जो दिशा है यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मतलब इन दोनों आवेशों को जिस रेखा से मिलाएंगे उसी रेखा के अनुदिश होगा। अगर प्रतिकर्षण का बल है तो बाहर की तरफ होगा, अगर आकर्षण है तो वो अंदर की तरफ होगा, लेकिन इसी रेखा के अनुदिश काम करेगा। मतलब ये Q1 इस पे फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में और Q2 इस पे फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में, इसी रेखा के अनुदिश होगा, इसी रेखा पे लगेगा, इसी रेखा पे, इसी के अनुदिश, अरे बन नहीं रहा है, इसी तरीके से इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस, इसके नियम के अनुसार, कूलम के नियम के अनुसार अगर हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करें तो ये आपका एक Q1 आवेश है, यहाँ पे आपका एक Q2 आवेश है, ये Q1 आवेश, ये आपका Q2 आवेश, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं इन दोनों पे जो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, r है। ये 2-1 होगा, F21 और ये F12 हो जाएगा। आगे हम इस पे बात करेंगे, ठीक ना। देखो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो F21 और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो F12, ठीक है। तो इस बल का जो परिमाण है, यदि मान लेते हैं यदि Q1 तथा Q2 आवेश, Q1 तथा Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है, r दूरी पर है, ठीक है। यदि Q1 Q2 आवेश एक दूसरे से कितने दूरी पर है, r दूरी पर है, तो कूलम के नियमानुसार क्या होगा। देखो कूलम के नियम के अनुसार क्या जाएगा, पहला आपका कि बल जो है 1 F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और सेकंड आपका हो जाएगा कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो क्या जाएगा, F Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा, r² के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो
क्या आता है समीकरण 1/2 से सिंपली आपका फोर्स F जो होगा, फोर्स F जो है ये आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या जाएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा। जब आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी का जो समानुपाती का साइन है, जब इस समानुपाती के साइन को हटाते हो तो कांस्टेंट आएगा K। तो यहां पे लिख देना F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहां से F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पे K एक क्या है, एक अनुपात समानुपाती नियतांक है और इसका जो मान है वो दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है उस माध्यम पे निर्भर करता है, और जिस सिस्टम में हम इसको कैलकुलेट करें उस सिस्टम पे इसका मान निर्भर करता है। तो K का मान माध्यम तथा किस पे निर्भर, माध्यम तथा मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, मात्रक पद्धति पे निर्भर करता है। तो ऐसे सिस्टम में और निर्वात में, ऐसे सिस्टम SI पद्धति तथा निर्वात में K का जो वैल्यू होता है यह था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। कहता है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और इसका जो वैल्यू होता है यह होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसका फंडामेंटल वैल्यू होता है, ये कांस्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज जो है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहां पे आप पूछ रहे हो सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात का परावैद्युतांक, इसको बोलते हैं निर्वात का परावैद्युतांक, इसको बोला जाता है निर्वात का परावैद्युतांक। और निर्वात का जो परावैद्युतांक है इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है 854 होता है इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे देखो ये जो K है, K जो स्मॉल K है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माध्यम की नहीं, इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक नहीं, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, सॉरी फॉर दैट, परमियाबिलिटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, परमियाबिलिटी। जो K है, K को बोलते हैं निर्वात या किसी भी माध्यम की माध्यम का परावैद्युतांक बोला जाता है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। तो K जो होता है माध्यम का परावैद्युतांक होता है, माध्यम का परावैद्युतांक, और इसका जो वैल्यू होता है वायु के लिए K का वैल्यू जो है 1 होता है, ठीक ना। जल के लिए K का जो वैल्यू होता है वो 81 होता है, और धातु के लिए जितनी भी धातु है, धातु के लिए K का वैल्यू जो है आपका इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, ठीक है ना। बाकी अदर सिस्टम के लिए इसका वैल्यू जो है डिपेंड करता है। तो यहाँ पे निर्वात में तो ऐसा ही पद्धति में हमने K का वैल्यू क्या रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और इसका वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। तो यहाँ पे बल जो है आपका, जो बल है वो क्या आ जाएगा आपका, देखो सिंपल, तो आपका F इज इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये आपका कूलम के नियम से बल का फॉर्मूला जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। किसमें, वायु में होगा। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, ओनली एप्सिलॉन नॉट लेंगे। क्या लेंगे, एप्सिलॉन नॉट लेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे आता है माध्यम में, तो किसी भी माध्यम में
अगर माध्यम को इंक्लूड करेंगे मतलब यहाँ पे आवेश के बीच में मान लो हमने पानी भर दिया, इन आवेश को, ये जो हमारे पास एक आवेश सिस्टम है, इसको उठा के हमने कहाँ रख दिया, इसको उठा के हमने पानी के अंदर रख दिया। जब इसको उठा के पानी के अंदर रख देंगे तो पानी हमारा क्या हो गया, एक माध्यम हो गया। या इन दोनों चार्ज को उठा के हमने किसी ऑयल के अंदर डिप कर दिया, जब किसी ऑयल के अंदर इसको डिप करेंगे तो सिंपल माध्यम क्या हो जाएगा आपका, ऑयल हो जाएगा। तो जब किसी माध्यम में इसको रखेंगे तो एफ फोर्स आपका हो जाएगा एफ मीडियम, एफ एम, एम इज मीडियम, तो एफ एम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब माध्यम की बात करेंगे तो यहाँ पे एक के टर्म से ऐड हो जाएगा, के को हम बोलेंगे क्या, के हमारा माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है ये, माध्यम का परावैद्युतांक, या इसको हम सापेक्ष विद्युतशीलता भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता भी बोला जाता है। किसको, के को बोला जाता है, या इसको एप्सिलॉन, कभी कभी आप किसी बुक में देखेंगे तो के जो है आपका एप्सिलॉन आर के द्वारा भी रिप्रेजेंटेड है। के एप्सिलॉन आर के इक्वल भी, इसको रिलेटिव परमियाबिलिटी बोलते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता बोला जाता है। ठीक है, चलो ये आप नोट करो। बाकी विद्युतशीलता, ये जो परावैद्युतांक है, ये चैप्टर नंबर 4 में जो हमारा कैपेसिटर है उसके अंदर पूरे डिटेल से इसको स्टडी करेंगे, मतलब इसके एक एक पार्ट्स खोल के हम वहाँ पे इसको स्टडी करेंगे। ठीक है ना, अभी बस आप इतना ही समझ लो कि के का जो वैल्यू होता है वो माध्यम पे निर्भर करता है। एप्सिलॉन नॉट का अंकिक मान वो मैंने बता दिया आपको, एप्सिलॉन नॉट का अंकिक मान जो है आपका कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻19 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इसके कभी कभी एक नंबर में इसकी बीमा पूछ दिया जाता है, बीमा तो बीमा जो है कूलम का होता है 80, तो 80 का स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन का क्या होता है ml स्क्वायर, ml t-2 और m का जगह l स्क्वायर, क्योंकि मीटर है, मीटर का जगह l स्क्वायर। तो जब m की पावर -1 देखो l इंटू एल, 2l ये आपका है तो 2 + 1 3, तो l की पावर -3 और ये आपका a की पावर -2 और t ऊपर जाएगा तो ये -2 ऊपर 2 है तो t की पावर आपका 4 हो जाएगा। तो इसकी बीमा जा m-1 t l -3 और a -2 t4, तो ये इसकी बीमा है। तो सॉरी a + 2 होगा, ऊपर है ना, ये +2 होगा, बीमा आ जाएगा। तो इसकी बीमा भी देख लेना आप, क्योंकि कभी कभी आपसे बीमा भी पूछ लेता है क्वेश्चंस के अंदर। आ जाओ, हाँ बीमे सूत्र भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। अब कूलम के नियम का सदिश रूप, कूलम के नियम का सदिश रूप, ओके देखो सदिश रूप में क्या है, ये हमारा आवेश है Q1, ये हमारा आवेश है Q2, आवेश Q1 और आवेश Q2। देखो ये जो आवेश Q1 है Q2 पे एक बल लगाएगा, किस दिशा में, इस रेखा के अनुदेश बाहर की तरफ, ये भी प्लस का आवेश है, ये भी प्लस का आवेश है, तो इस पे फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, F21 मतलब दूसरे चार्ज पे फोर्स किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F21 से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेम आपका Q2 जो आवेश है वो Q1 पे एक फोर्स लगाएगा, उसके विपरीत दिशा में, उतने ही मैग्नीट्यूड में बट उसके विपरीत दिशा में। तो F इसको 1 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 पे सेकंड के थ्रू फोर्स, 1 पे एक आवेश फर्स्ट पे दूसरे के द्वारा लगाया गया बल, कितना F12। अच्छा मान लो इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, R है, इनके बीच की दूरी कितना है, मान लो R है। ठीक है, तो इस Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 की जो पोजीशन वेक्टर होगा वो उस डायरेक्शन में R12, और इस Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 की जो पोजीशन वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा R21 है ना। ये इस Q1 के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर और Q2 के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर, जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अच्छा इसी डायरेक्शन में इसका एक एकांक सदिश होगा, R12 का एक एकांक सदिश होगा जो F21 के दिशा को शो करेगा, तो इसकी जो दिशा है वो इधर हो जाएगा। अब इसको दिखा देते हैं, R12 का कैप, इसका एक एकांक सदिश इस दिशा में होगा, तो यह R21 का कैप। एकांक सदिश जो है क्या दर्शाता है, एकांक सदिश आपका बल की दिशा को दर्शाता है, या किसी सदिश की दिशा को यह दर्शाता है। कौन, एकांक सदिश।
कौन दर्शाता है भाई? एकांक सदिश दर्शाता है, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखो, अब यहां पे लिखो Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, लगाया गया बल F21 इज इक्वल टू क्या जाएगा? इज इक्वल टू आपका जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R। देखो इस 21 के डायरेक्शन में कौन है? ये वाला यूनिट वेक्टर है, R12 है। इस यूनिट वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर ये F21 के डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहां पे आपका आ जाएगा R12 का कैप। ये जो एकांक सदिश है, ये एकांक सदिश किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये एकांक सदिश आपके F21 के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी दिशा को बताएगा। जहां पे आप लिख सकते हैं, जहां R12 कैप जो है वो एक एकांक सदिश है। एक क्या है? एक एकांक सदिश है बेटा, ये एकांक सदिश है। और इस एकांक सदिश का जो वैल्यू है वो निकालेंगे R12 वेक्टर डिवाइड बाय R का मॉड या डिवाइड बाय R। इसका जो बीच की जो दूरी है ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय R हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, सेम एज इट इज Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल है ना। Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल कितना होगा? कितना बल लगाएगा भाई ये? देखो सिंपल, यहां पे F12 ये वाला फोर्स हो जाएगा F12, Q2 ने Q1 पे लगाया, तो F12 कितना हो जाएगा? F12 हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और इसकी दिशा में कौन है? आपका R21 जो है इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनटू आपका आ जाएगा R21। तो अगेन यहां पे R जो 21 है ये भी एक एकांक सदिश है, और इस एकांक सदिश का वैल्यू जो R21 वेक्टर डिवाइड बाय R। अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें तो R12 एंड R21 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, सो वी कैन राइट हियर, हम यहां पे लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं हम यहां पे लिख सकते हैं, बट R12 कैप इज इक्वल टू R21 कैप, R12 कैप इज इक्वल टू R21 का कैप, ठीक है। नेगेटिव में, किसमें भाई? नेगेटिव में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12, मतलब यहां पे अब ये बात करोगे कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं एंड अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो अगर आप यहां पे देखोगे इसमें, तो अब देखो यहां पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसका भी मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। जब मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो हम यहां पे फोर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12, अरे सॉरी 12, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और परिमाण में क्या है? बराबर है। तो यह न्यूटन के थर्ड लॉ जो है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ आपने पढ़ा है क्लास 11th के अंदर, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है भाई। तो यहां पे ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। यह न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है ना। यहां पे न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है भाई, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया कूलम्स के नियम का। अब ये बल जो है, अगर इन दोनों फोर्सेस को देखोगे तो ये दोनों बल किसी एक सेंटर से निकलते हुए दिखेंगे आपको। देखो अगर ये दो चार्जेस हैं तो ये दोनों, ये एक सेंटर ले लो, तो यहां से ये निकलते हुए दिखेंगे इस डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में निकलते हुए दिखेंगे आपको, F12 और F21।
किसी एक सेंटर से निकल रहे हैं, या आपको दिखेगा क्या, अगर इस पे ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है Q1 और ये Q2, अगर दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे प्लस Q चार्ज है, एक पे माइनस Q2 चार्ज है, तो इस केस में ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि ये दोनों एक सेंटर की तरफ आ रहे हैं। तो हमें ये फोर्सेस इस तरीके से लगता है कि या तो वो एक सेंटर से निकलते हुए जा रहे हैं या एक सेंटर की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं केंद्रीय बल बोलते हैं, ठीक है ना। चूंकि बल की दिशा सदैव एक केंद्र की तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है या होती है, देख लेना, ठीक है ना। इसलिए इसे केंद्रीय बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको केंद्रीय बल भी कहा जाता है कि ये हमारा एक सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, या वीडियो को रिमाइंड करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। चलो एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बाहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। बाहुल आवेशों के बीच बल, और इसमें एक सिद्धांत लगता है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर दो बिंदु आवेश है तो दोनों बिंदु आवेश के बीच में जो बल लगेगा वो तो कूलम के नियम से हम उसकी गणना कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होंगे, बहुत सारे आवेश होंगे और वो एक दूसरे से कुछ कुछ दूरी पर रखे हैं, तो किसी एक बिंदु आवेश पर अगर बल निकालना है तो उस बल को निकालने के लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत यहां पे लागू करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो देखो जस्ट मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं, देखो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास n पार्टिकल सिस्टम है। कितना? n पार्टिकल सिस्टम में यहां पे एक आवेश है आपका Q1, है ना, यहां पे एक आवेश है आपका, यहां पे मान लो कितना Q2 आवेश है, यहां पे एक आवेश है आपका Q3 आवेश है, और इसी तरीके से यहां पे आपका एक Qn आवेश है। इसको Q1 लेते हैं यहां पे, और यहां पे इसको Q2 ले लेते हैं, ठीक है ना। जिसके मूल बिंदु से इसकी जो दूरियां है, मूल बिंदु से इनकी जो दूरियां है, ये क्रमशः R1, R2, R3 और Rn है। इस तरीके से ये जो दूरी है ये आपका R3, ये आपका दूरी R2, ये आपका दूरी R1, ये आपका दूरी Rn है, मूल बिंदु से इसकी दूरियां है, ठीक है। तो Q2 से Q1 की जो दूरी है ये आपका R12 हो जाएगा, Qn से Q1 की जो दूरी है ये Q1n हो जाएगा, 1n, और Q3 से इसकी जो दूरी है, Q3 से इसकी जो दूरी है इसको R13 ले लेते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो इन सभी चार्ज के लिए, इन सभी आवेश के लिए हम केवल इस Q1 पे जितना फोर्स लग रहा है, इस Q1 पे फोर्स की गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे? Q1 पे फोर्स की गणना करेंगे। कितने? जितने भी आवेश उसके सराउंडिंग में रखा हुआ है। तो जो आपका अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि सिंपली किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, उस बल पे किसी तीसरे आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहली बात, जैसे अगर यहां पे ये दोनों आवेश है एक दूसरे पे, ये 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, एक दूसरे पे 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे एक तीसरे आवेश को रख दोगे, यहाँ पे क्यों तीसरे आवेश को रख दोगे, तो इसको रखने से इनके बीच में जो 10 न्यूटन का बल लग रहा था, इस बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वाला आवेश इस पे अभी भी 10 न्यूटन के बल से या तो इसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, मतलब 10 न्यूटन का बल इस पे लगाएगा। अगर आप यहां पे एक क्यू चार्ज को रख दिया, तो इस चार्ज के रखने से इस 10 न्यूटन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या? इस 10 न्यूटन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा सर एक काम करते, एक और आवेश रख देते यहां पे, एक हमने क्यू डैश आवेश रख दिया, तो अब अगेन वही रूल्स काम करेगा कि इस क्यू डैश आवेश को रखने पर इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है, उस बल पे
किसी तीसरे आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ना तो Q का प्रभाव पड़ेगा ना Q डैश का प्रभाव पड़ेगा, या इसके सराउंडिंग में आप कितने भी चार्ज रख दो, कितने भी आवेश रख दो, तो इस 10 न्यूटन पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अभी भी इसको 10 न्यूटन के बल से ही प्रतिकर्षित करेगा। यस, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ये कह रहा है आपका, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कितना बल लगेगा, तो उन्होंने कहा अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है हमसे कि इस पे जो नेट फोर्स होगा, Q1 पे जो नेट फोर्स होगा, जितने भी बल लग रहे हैं इस पे, उन सभी बलों का सदिश योग लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? सदिश योग लिया जाएगा। जैसे मान लो Q1 Q2 इसको इस डायरेक्शन में, Q1 Q2 इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस पे कितना F12 सॉरी फॉर दैट। अब QN इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, कितना F1N, और इस Q3 की वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये F13 लगेगा। तो इस Q1 आवेश पे जो कुल बल है, इन सभी बलों का सदिश योग के बराबर हो गई। जितने भी बल लग रहे हैं इन बलों का सदिश योग लिया जाएगा, मतलब वेक्टर सम किया जाएगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। जब नेट निकाला जाएगा तो उस केस में उसका वेक्टर सम लिया जाएगा, सदिश योग लिया जाएगा। तो यहां पे ये सिंपल क्या कह रहा है, देखो बेटा, सिंपल यहां पे आ जाओ इसके स्टेटमेंट पे। तो कह रहे हैं कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगने वाले सभी बलों के वेक्टर योग, मतलब सदिश योग के बराबर होता है। जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है, मतलब जितना बल उस पर लगा है, जितने आवेश ने एक एक करके उस पर जितना भी बल लगाया है, उन सभी बलों का सदिश योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदिश। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। कह रहे कि अब अगर किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है उस पे तीसरे आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे Q1 और Q2 के बीच में जो बल लग रहा है F12, इस F12 पे ना Qn का कोई प्रभाव पड़ेगा ना आपका Q3 का कोई प्रभाव पड़ेगा। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कुल बल जो है F नेट वो F12 प्लस F13 प्लस F14, जितने भी बल लगेंगे इन सारे बलों के सदिश योग के बराबर लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? जितने भी बल लग रहे हैं इस पे, उन सभी बलों का सदिश योग के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रूल है, ठीक है। जितने भी फोर्स होंगे उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम यहां पे निकाला जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। देखो एक उदाहरण लेते हैं, यहां पे उदाहरण के थ्रू समझते हैं, बाकी इसको और कुछ नहीं करना। यहां पे आप कुछ F1 F2 F3 का वैल्यू रखे, कोई फायदा होगा नहीं इसमें, तो आप इसी इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में लिखो, दैट्स इट। और कुछ लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया कि F12 F13 F14 ये सब वेक्टर लगा हुए हैं, वेक्टर सम है ये, ठीक है ना। इसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक आपका समबाहु त्रिभुज है, इसको साइड में बनाता हूं, थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाए। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसकी भुजा मान लेते हैं कितना R, ये भी आपका R और ये भी आपका R। इसके शीर्षों पे, ये जो शीर्ष है इनके शीर्षों पे आवेश रखे हैं, Q आवेश रखा है। ये प्लस का Q आवेश है, ये भी प्लस का Q आवेश है, ये भी प्लस का Q आवेश है, A B C। अब जो C आवेश है, C आवेश पर जो बल लग रहा है उस बल की गणना आपको करना है। मतलब C बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है इस पे कितना बल लग रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो C आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। देखो लगने वाला बल
ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? तो सिंपल, तो ये बी पे जो आवेश है ये सी पे एक बल लगाया, किस दिशा में? इस दिशा में। एफ ले लो इसको, या F1 ले लो, ठीक ना। और ए जो है सी पे फोर्स लगाया इस दिशा में, कितना? F2। कितना एंगल बनेगा यहाँ पे? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा, तो ये भी एंगल आपका 60 डिग्री का होगा। तो F1 एंड F2 एक दूसरे से कितने एंगल पर है? 60 डिग्री पर है। तो इसे क्यू सी पे नेट फोर्स कितना होगा? सी पे जो नेट फोर्स होगा वो F1 एंड F2 के वेक्टर सम के बराबर होगा। F1 एंड F2 के वेक्टर सम के बराबर होगा। F1 एंड F2 के वेक्टर सम के बराबर हो। तो अगर हम बात करेंगे F1 एंड F2 की, तो यहां पे देखो F1 किसके इक्वल हो जाएगा? तो ए व सी के बीच में लगने वाला बल जो F1 है, F1 इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कितना जाएगा? यह जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, मतलब Q इंटू Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं F2 की, तो F2 मतलब ए और सी के बीच में जो लगने वाला बल है F2, ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। इस पे भी आवेश आपका Q है, इस पे भी आवेश आपका Q है, तो Q बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये आपका F1 हो गया, ये F2 हो गया, ठीक है ना। ये अलोंग ये B से C की दिशा में है, इसका जो डायरेक्शन होगा ये B से किससे? C की दिशा में है, और ये A से C की दिशा में है, और इसकी दिशा जो है वो A से C की तरफ है। हमने दिशा दिखा दिया। तो C पर कुल बल कितना काम करेगा? तो देखो नेट फोर्स F इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। आपने पढ़ा है क्लास 11 में, R का जो फॉर्मूला था वो रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यहाँ पे F जो है वो आपका जाएगा रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा नेट फोर्स निकालने के लिए। वेक्टर सम का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? वेक्टर सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा सिंपल, यहाँ पे F इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ, अब यहाँ पे देखो F1 एंड F2 आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड क्या है? F1 इज इक्वल टू क्या? F2, बट डायरेक्शन अपोजिट है, बट इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो अब F1 को F2 से रिप्लेस कर सकते हो, तो या आप इसमें लिख दो F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 ठीक है, और कॉस 60 डिग्री। थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है आपका? 60 डिग्री दे रखा है, तो आप 60 डिग्री यूज करोगे, तो cos 60 का वैल्यू कितना था? 1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये आपका जाएगा रूट ऑफ, ये आपका जाएगा बेटा 2F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 का स्क्वायर इंटू 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये F1 और इसको ऐड करेंगे तो ये 3F1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या जाएगा? 3, देखो रूट ऑफ 3F1 का स्क्वायर। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आपका जाएगा रूट ऑफ 3F1। रूट ऑफ 3F1 और F1 का वैल्यू यहां से आप रख देना, तो ये आपका जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 3 Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्या जाएगा? रूट 3 Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये इसका नेट फोर्स हो जाएगा, जो कि हमने किससे निकाला है? वेक्टर सम से निकाला है। तो यही सिद्धांत किसका है? यही तो आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है कि जब मल्टीपल फोर्सेस होंगे, उन मल्टीपल फोर्सेस के कारण जो आपका फोर्स निकाला जाएगा वो आपका किससे निकालेंगे? वो वेक्टर सम के साथ निकाला जाएगा, वेक्टर सम किया जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, तो आई होप आपको यहां तक जो है टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसके हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सिस्टम के लिए, जितने भी आपके पास सिस्टम है उन सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके साथ हम न्यूमेरिकल्स भी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट को देखना मत भूलना। जब भी वीडियो आएगा नेक्स्ट पार्ट का, आप उसको जरूर देखना, आपको उसमें भी मजा आएगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई मन में कोई शंका है, कुछ चीजें अगर आप पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इसके अलावा किस चैप्टर के आप वीडियोस चाहते हैं, उस चैप्टर के नेम आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो उस चैप्टर्स के वीडियोस भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।